नमस्कार। आज हम सेकंड ग्रेड के जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फर्स्ट पेपर उसमें कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिन पर हमें कम ध्यान देना चाहिए। देखो, एक नया टॉपिक जोड़ा गया है राजपूत काल। और उस राजपूत काल की बात करें तो उस राजपूत काल में जो जितने भी वंश हैं वो टोटल शामिल है। चाहे मेवाड़ वंश हो, चाहे कछवा वंश हो, चाहे अजमेर के या अन्य जो चौहान वंश हैं वो हो, तो ये जितने भी राजपूत जैसे गुजर प्रतिहार हो गए, ये टोटल उस राजपूत काल में शामिल है। अब देखो, मैं आपको तैयारी करने का एक सही तरीका होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए, और उसके अनुसार यदि आप तैयारी करते हो तो आपको अच्छे अंक भी प्राप्त हो जाते हैं। यदि हम वंश की बात करें तो वंश टोटल वंशों की आप अगर तैयारी करते हो तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास सामग्री हो जाएगी। देखो, जैसे अगर चौहान की बात करें तो देखो, अजमेर के चौहान हो गए, रणथंभौर के चौहान हो गए, जालोर के चौहान हो गए, नाडोल के चौहान हो गए, गुजर जो कोटा बूंदी के चौहान हो गए, हाड़ौती के चौहान हो गए। ठीक है, तो ये चौहान ज़्यादा हो गए। फिर यदि मारवाड़ वंश की बात करें, राठौड़ वंश की, तो मारवाड़ यानी राठौड़ वंश में मारवाड़ जोधपुर के हो गए, इनके साथ साथ बीकानेर के हो गए, किशनगढ़ के हो गए। ठीक है, वैसे ही मेवाड़ वंश है, वैसे ही जो गुजर प्रतिहार है वो है। देखो, यदि पूरे आप राजपूत काल को अगर तैयारी करोगे राजपूत काल की, तो सिलेबस काफ़ी आपके पास ज़्यादा हो जाएगा और वहाँ से 1 या 2 या लास्ट 3% बनेंगे। ये याद रखना, आप पेपर आए तब देखना, लास्ट 3% ही बनेंगे। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास सिलेबस सामने ही है। देखो, जैसे अगर वंश की बात करें तो वहाँ से 3 या 4, लास्ट 2 3 या 4 भी आ सकते, लेकिन मेरे हिसाब से 2% या 3, लास्ट अधिकतम 3% मानता हूँ। अब यदि आपको जैसे मान लो एक टॉपिक दे रखा है सेकंड ग्रेड में, राजस्थान और मुगल संबंध, ये टॉपिक दे रखा है राजस्थान और मुगल संबंध। अब उससे राजस्थान और मुगल संबंध की बात करें तो उसमें एक तो है राणा सांगा है, महाराणा प्रताप है, मान सिंह प्रथम जो जयपुर से है, चंद्रसेन है, राय सिंह है और राज सिंह है। अब यदि मेवाड़ वंश की बात करें तो मेवाड़ वंश में महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप और जो राज सिंह है, ये मेवाड़ वंश से संबंधित है। तो इन जो स्पेशल जो नाम दे रखे वहां से कन्फर्म पर्सन बनेगा। तो वो एक वंश, जैसे मान लो मेवाड़ वंश, अगर आप ये 3 शासक याद करते हो, बाकी पूरा मेवाड़ वंश पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो यहां से कन्फर्म पर्सन बनेगा। ठीक है, अब जयपुर में जो एक मान सिंह प्रथम दे रखा है, तब वो जयपुर में अन्य शासक से नहीं, जो स्पेशल टॉपिक दे रखा है, तो आप वहां पर जिस भी वंश का जो स्पेशल टॉपिक का जो नाम दिया है, जैसे मेवाड़ का दे रखा है, मारवाड़ का भी दे रखा है, ठीक है, कछुआ वंश का भी दे रखा है इन्होंने, तो वहां से जो शासक दे रखे राजस्थान और मुगल संबंध, तो वहां से पर्सन बन गया। तो आप उन पर ज्यादा फोकस रखो, न कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर। देखो, उनको देखना तो है, छोड़ना तो नहीं है, लेकिन आप वहां पर ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि इतने अगर वंश आप तैयार करोगे तो आपके वंश से वहां से नहीं होगा। देखो, जो पहले में जो सिलेबस में परिवर्तन किया उसमें कोई मतलब नहीं है। देखो, आपको बताऊं, गुजर प्रतिहार वंश से जो पहले था राजपूत काल में वर्तमान में शामिल कर दिया, तो आप गुजर प्रतिहार वंश से यदि प्रश्न आता है तो वो दूसरा, जैसे मान लो चौहान से ले लिया, तो चौहान के 3 टॉपिक पहले से दे रखे हैं आपको, अजमेर के चौहान दे रखे हैं, यानी आपको एक टॉपिक था दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध, मेवाड़, रणथंभौर और जालौर। ठीक है, तो आप जो भी टॉपिक दे रखे हैं वहां से आप तैयारी करो, ज्यादा उन टॉपिकों पर फोकस रखो, पूरे राजपूत काल को न देखकर। यदि आप संपूर्ण राजपूत काल को देखोगे तो संपूर्ण राजपूत काल की एक मोटी पोथी तैयार हो जाएगी, अगर आप नोट्स देखोगे तो यानी स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि जो वंश से संबंधित टॉपिक दे रखे हैं वहां से ज्यादा फोकस डालो आप, नहीं कि राजपूत काल पर।
राजपूत काल पर अगर आप पढ़ने लगोगे तो काफी और 1 या 2 प्रश्न आएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा इतनी सामग्रियां। तो मेरा कहने का मतलब है कि वंश से संबंधी अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वंश से संबंधित जैसे अजमेर की चौहान वंश दे रखे हैं वो उन पर फोकस रखो। दिल्ली सल्तनत के साथ जो संबंध है मेवाड़, रणथंभौर, जालौर, उन पर फोकस ज़्यादा करो। और राजस्थान और मुगल संबंध जो आपको बता रखे शासक, उन पर आप ज़्यादा ध्यान करो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इन पर ज़्यादा फोकस रखो, बेहतर रहेगा, न कि पूरा संपूर्ण राजपूत काल देखकर। दूसरा प्रश्न है कि सभ्यता से संबंधी पहले 4 सभ्यताएं थी और अब वर्तमान में जो सभ्यता है वो टोटल दे दी आपको सेकंड ग्रेड में। तो देखो टोटल में से 4-5 ऐसी सभ्यताएं हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। देखो कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराट जो सभ्यता है ये पहले जो आपके सिलेबस में थी अब टोटल दे दी, तो आप इन पर ज़्यादा फोकस रखना, कालीबंगा और आहड़, गणेश्वर और बैराट। और यहाँ पर भी आप यदि फोकस रखते हो तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मानक स्रोत है वहाँ से आप देखने की कोशिश करो, वहाँ से यानी प्रश्न जो बनाएगा तो थ्योरी रूप में प्रश्न आ रहे हैं, तो अब वहाँ पर यदि दोस्तों ज़्यादा अगर ध्यान रखोगे तो बेहतर रहेगा। मेरा मानना है कि आप अगर वहाँ पर ज़्यादा ध्यान दोगे उन टॉपिकों पर तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा बेहतर है, प्रश्न बन सकता है। इनके साथ साथ देखो प्रजामंडल और एकीकरण और किसान आंदोलन और जनजाति आंदोलन की बात करें। देखो आपने पीछे पेपर देखा होगा, तो पेपर में जो जनजाति आंदोलन दिए हैं, किसान आंदोलन, वहाँ से उन्होंने जो पेपर पर जो ध्यान फोकस किया है वो समाचार पत्रों पर ज़्यादा फोकस कर रहा है। ठीक है, तो समाचार पत्रों का मतलब है यानी कि कौन सा समाचार पत्र किससे संबंधित है, एक तो ये याद रखना है आपको। मैंने जो हमारे नोट्स तैयार किए हैं हमने उन नोट्सों में यही फैक्ट ज़्यादा मैंने डाले हैं कि कौन सा समाचार पत्र का संबंध किस किसान आंदोलन से है, और इनके साथ साथ कौन सा जो किसान आंदोलन है उसके समय वहां का महाराणा कौन था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। जो प्रश्न की जो लैंग्वेज है वो क्या पूछना चाह रही है, वो ये पूछना चाह रही है कि जब ये किसान आंदोलन हुआ तो इस आंदोलन की जो आवाज उठाने वाले पत्र कौन से थे, पत्रिकाएं। तो एक मैंने टॉपिक डाला है अलग से समाचार पत्र, नोट्सों मैंने अलग से टॉपिक डाला है समाचार पत्र। देखो ये रहा, ये सिलेबस में नहीं है लेकिन मैंने अलग से डाला है समाचार पत्र। तो इस समाचार पत्र मैंने जितने भी राजस्थान से जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे उन समाचार पत्रों का मैंने नीचे व्याख्या बताई है कि इस समाचार पत्र का संबंध इस आंदोलन से रहा था। इनके साथ साथ मैंने जो आंदोलन पढ़ाए वहां पर भी समाचार पत्र दिए, कौन कौन सी कमेटियां गठित की वो भी मैंने बताई है कि किस किसान आंदोलन से संबंधी कौन सी कमेटी स्थापित की है वो भी मैंने बताई है। इनके साथ साथ आपको देखो बताऊँ आपको, एक जैसे जो राजा वंश हैं, ठीक है, राजवंश जैसे मान लो हमारा टॉपिक है जैसे सिलेबस में है जैसे महाराणा सांगा है, तो आपको एक तो सांगा से 2 शासक पहले कौन बने और 2 बाद में कौन बने, इन 4 की तिथियां विशेष याद रखनी है आपको कि सांगा से पहले कौन था शासक जिसका कार्यकाल कितना रहा, उससे पहले कौन था, सांगा के बाद में शासक कौन बना उसका कार्यकाल कौन सा रहा, क्योंकि वो क्रम पूछता है और यदि आप उस पर विशेष ध्यान दोगे उस क्रम पर तो आपके प्रश्न अच्छे होने की ज़्यादा हो रहेगी कि भाई जो लेवल है आपका अच्छा हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न बनाने का जो पैटर्न है आपने देखा होगा कि वो क्रम पूछ रहा है और इनके साथ साथ उस समय कौन सा आंदोलन के समय कौन शासक था, तो वहाँ से प्रश्न बनाने की ज़्यादा संभावना है। आप पिछले पेपरों को देखकर फिर उसके आधार पर तैयारी करो कि यहाँ पर क्या पूछे जाने की संभावना ज़्यादा बन रही है या आरपीएससी ने कैसे प्रश्न बना रहा है। आरपीएससी जो पैटर्न बना रहा है ज़्यादा हार्ड नहीं है, डीपली नहीं है, वो आप उसको समझने की कोशिश करो, कौन से टॉपिक छोड़ने हैं आपको और कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं। जैसे मैंने बताया कि वंश में 1 या 2 प्रश्न बनेगा, अधिकतम 3 बन सकते हैं,
एक या दो। तो एक या दो के लिए आप अन्य को न पढ़कर जो सिलेबस में जो टॉपिक दे रखे हैं, जैसे टोटल मेवाड़ मत पढ़ो, आप मेवाड़ को छोड़ दो, क्योंकि आप मेवाड़ को पढ़ोगे तो उसमें दो वंश हो गए, एक गुहिल वंश हो गया और एक सिसोदिया वंश, और उनके शासक भी 20-25 शासक हैं। तो वो पूरे पढ़ोगे तो आपको याद नहीं होगी। वो उनमें आए हुए पर्सन है वो देख सकते हो आप, लेकिन उनमें जैसे मेवाड़ है तो महाराणा सांगा दे रखा है, महाराणा प्रताप दे रखा है, राज सिंह दे रखा है, इन पर ज़्यादा फोकस डालो। और इनमें भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनसे जो पहले दो शासक कौन थे, दो शासक बाद में कौन से हैं, ये याद रखना है। इनके अलावा देखो एक समकालीन पर्सन भी पूछ सकता है, वो पेपर हार्ड बनाई तो जो मैंने नोट्सों में डाला है, टेस्ट सीरीज में डाल दिया है मैंने, आप देखना टेस्ट सीरीज में और नोट्स में मिलेंगे ऐसे प्रश्न आपको। देखो जो महाराणा सांगा है तो वो उससे समकालीन जो 4-5 वंश हैं उनके शासक उनके पास में लिख लो आप, कि महाराणा सांगा के समय कि मारवाड़ में कौन था, ठीक है, या अन्य भी जो है, जैसे महाराणा प्रताप के समय मान लो कि मारवाड़ में कौन था, कोटा बूंदी क्षेत्र में जो समकालीन वंश हैं उनके समान शासक समकालीन कौन थे, वहां से प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ऐसे, अब जैसे मान लो मैं आपको ये बताऊं कि जो कला संस्कृति है उसकी बात करें, तो कला संस्कृति में जैसे कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनको राज्य सरकार के द्वारा संरक्षित क्षेत्र में घोषित किया है, यानी कौन कौन से मंदिरों का विकास किया जा रहा है, ठीक है, ऐसे प्रश्न ज़्यादा टॉपिक वहां से प्रश्न उठाएगा, करंट बेस पे प्रश्न ज़्यादा बनाए जाएंगे। तो दोस्तों आज हमें इतिहास संबंधी कौन से टॉपिक हैं जिन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जिन पर कम ध्यान देना चाहिए उसकी चर्चा की। एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ, सभ्यता में 4 सभ्यताओं पर विशेष फोकस रखना, पेपराइज तब देखना, अन्य को भी तैयार करना है आपको, लेकिन उनमें मोस्ट ही तैयार करना, डीपली नहीं जाना है। बाकी 4 सभ्यता पर आपको फोकस रखना है। जो वंश दे रखे टोटल वंश आपसे तैयार नहीं होंगे, जो भी वंश दे रखे हैं जो हमारे सिलेबस में पहले थे उनमें जो मूल, जैसे मैंने बताया आपको मेवाड़ के जो 3 शासक दे रखे हैं, कछवा वंश में जो मान सिंह दे रखा है, मारवाड़ में रावचंद्र सेन दे रखा है, तो वहाँ उन वंशों पर पूरा वंशों पर ध्यान न देकर, उन पूरे वंशावली पर ध्यान न देकर जो मेन शासक दे रखा है वहां पर ज्यादा ध्यान देना दोस्तों। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों कि आपको जो सिलेबस है उसके अनुसार तैयारी करनी है, वंशों पर ध्यान कम देना है, और कोई समस्या हो तो मेरा जो हेल्पलाइन नंबर है 9950389286, आप यहाँ पर मुझे संपर्क करके पूछ सकते हो कि सर जी मैं हम किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान रखें और किस पर कम ध्यान रखें। कल हम ज्योग्राफी संबंधी चर्चा करेंगे कि ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक ज़्यादा पढ़ने हैं आपको और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं, क्योंकि मैं एनालिसिस कर रहा हूँ पेपरों का। उसके बाद में आपसे ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे, फिर राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो कोई समस्या हो तो 9950389286 नंबर पर आप संपर्क सकते हो, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा।